अध्याय 12 प्रति शेयर आय में ध्यान देने योग्य चीजें। इस अध्याय की शुरुआत निवेशकों के लिए दो सलाह से करते हैं जो क्रियान्वयन में विरोधाभासी होने से बच नहीं सकती। पहली, केवल 1 वर्ष की आय को गंभीरता से ना लें। दूसरी, यदि आपका ध्यान लघु आवधिक आय पर केंद्रित हो तो प्रति शेयर आंकड़ों में छिपे खतरों को तलाशें। यदि हमारी पहली चेतावनी का सख्ती से पालन हो तो दूसरी अनावश्यक हो जाती है। लेकिन ये उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही होगा कि अधिकांश शेयर धारक अपने अधिकांश साधारण शेयर फैसलों को दीर्घावधिक रिकॉर्ड और दीर्घावधिक संभावनाओं से जोड़कर देख सकते हैं। तिमाही आंकड़े और विशेष रूप से वार्षिक आंकड़े वित्तीय क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करते हैं और इस तरह जोर देने से निवेशक की सोच पर बड़ा प्रभाव होता है। उसे इस क्षेत्र में शिक्षित होना होगा क्योंकि इससे काफी भ्रम होने की संभावनाएं होती हैं। जब यह अध्याय लिखा जा रहा था तब 1970 के लिए एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका यानी ALCOA की अर्निंग रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी थी। पहले आंकड़े दिखाते हैं कि 1970 में शेयर की आय $5.20 और 1969 में शेयर की आय $5.18 थी। विशेष प्रभार से पहले प्राइमरी अर्निंग्स को संदर्भित करने के लिए फुटनोट की शुरुआत में थोड़ा समझाया गया है। इसमें और भी बहुत सी फुटनोट सामग्री हैं, बल्कि इसने मूल आंकड़ों से भी 2 गुना अधिक स्थान लिया है। सिर्फ दिसंबर की तिमाही में ही अर्निंग्स प्रति शेयर 1969 के $1.56 के मुकाबले 1970 में $1.58 थी। निवेशक या स्पेकुलेटर जो ALCOA में रुचि रखता है और इन आंकड़ों को पढ़ता है वो अपने से कह सकता है, बुरा नहीं है, मैं जानता हूं कि 1970 एल्यूमिनियम में मंदी का वर्ष था, लेकिन चौथी तिमाही में 1969 के मुकाबले वृद्धि हुई जिसमें $6.32 प्रति वर्ष की दर से आय हुई। चलिए देखते हैं। शेयर 62 पर बिक रहा है। क्यों? ये कमाई के 10 गुना से भी कम है। ये इंटरनेशनल निकल आदि के लिए दी जाने वाली 16 गुना कीमत की तुलना में काफी सस्ता दिखता है। यदि हमारे निवेशक स्पेकुलेटर मित्र फुटनोट में दी सारी सामग्री पढ़ते तो उन्हें पता लगता है कि 1970 में अर्निंग्स प्रति शेयर में एक आंकड़ा होने की जगह वास्तव में 4 थे। अर्थात 1969 में प्राथमिक आय $5.58 थी, शुद्ध आय यानी कि विशिष्ट प्रभार पश्चात $5.58, पूर्ण विलयन विशिष्ट प्रभार पूर्व $5.35 और पूर्ण विलयन विशिष्ट प्रभार पश्चात $5.35 थी। इसी तरह ये 1970 में प्राथमिक आय $5.20 थी, शुद्ध आय विशिष्ट प्रभार पश्चात $4.32 थी, पूर्ण विलयन विशिष्ट प्रभार पूर्व $5.01 थी और पूर्ण विलयन विशिष्ट प्रभार पश्चात $4.19 थी। सिर्फ चौथी तिमाही के लिए ही केवल 2 आंकड़े दिए गए। प्राथमिक आय $1.58, शुद्ध आय $1.56। इस अतिरिक्त आय का क्या मतलब है? वर्ष तथा दिसंबर तिमाही के लिए कौन सी आय वास्तविक आय है? यदि दिसंबर तिमाही में 70 सेंट है विशेष प्रभार पश्चात शुद्ध आय, तो वार्षिक दर $6.32 की जगह $2.80 होगी और 62 का भाव 22 गुना आय होगी बजाय 10 गुना जिससे हमने शुरुआत की थी। सवाल के एक हिस्से यानी ALCOA की वास्तविक आय का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। $5.20 से $5.01 तक कम होना वास्तव में जरूरी था जिससे विलयन के प्रभाव को अनुमति मिले। ALCOA का बड़ा बॉन्ड इशू साधारण शेयरों में परिवर्तनीय है। साधारण शेयरों में आय शक्ति की गणना के लिए जो 1970 के परिणामों पर आधारित है, ये माना जा सकता है कि यदि बॉन्ड धारकों को ऐसा करने में लाभ दिखता होगा तो वे परिवर्तन विशेषाधिकार को अवश्य प्रयोग करेंगे। ALCOA की तस्वीर में जो राशि शामिल थी वो तुलनात्मक रूप से कम थी और उस पर विस्तृत टिप्पणी की शायद ही जरूरत हो, लेकिन दूसरे मामलों में परिवर्तन अधिकार और शेयर खरीद वारंट के अस्तित्व से प्रत्यक्ष आय आधी या उससे भी ज्यादा घट सकती है। पुस्तक में हमने वास्तव में महत्वपूर्ण विलयन कारक का उदाहरण दिया है। वित्तीय सेवाएं अपने विलयन कारक की गणना के बारे में अपनी रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में हमेशा जिक्र नहीं करती। चलिए अब हम विशेष प्रभार को देखते हैं। ये $1.88 लाख या 88 सेंट प्रति शेयर का आंकड़ा जिसे चौथी तिमाही में निकाला गया है गैर जरूरी नहीं है। क्या इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें?
या इसे आय में गिरावट के तौर पर पूरी तरह माने या आंशिक पहचाने और आंशिक अनदेखी करें? जागरूक निवेशक अपने आप से भी पूछ सकता है कि यह कैसे संभव है कि 1970 के अंत के बाद विशेष चार्ज ऑफ की आभासी महामारी आरंभ हुई, लेकिन ये पिछले वर्षों में नहीं हुई। क्या इसके पीछे लेखा क्षेत्र में शुद्ध इतालवी हाथ काम कर रहा था? लेकिन वो हमेशा निश्चित ही मुनासिब सीमाओं के भीतर रहा था। जब हम बारीकी से देखते हैं तो हम पा सकते हैं कि इस तरह के नुकसान को मान लिया जाता है इससे पहले कि वे वास्तव में घटित हों। उन्हें आकर्षक बनाया जा सकता है जैसे कि वे थे कि अतीत या भविष्य की प्राइमरी कमाई पर दुखी करने वाला प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। कुछ चरम मामलों में आय को वास्तविकता से लगभग दोगुनी बड़ी दिखाने में इनका लाभ उठाया जा सकता है। इसमें टैक्स क्रेडिट का कमोबेश बाजीगरी से इस्तेमाल होता है। ALCOA के विशिष्ट प्रभारों पर चर्चा करते वक्त सबसे पहले यह स्थापित करना होगा कि वे कैसे उत्पन्न हुए। फुटनोट्स भी विशिष्ट होते हैं। ये कटौती 4 स्रोतों से आती है, अर्थात नंबर 1, उत्पादित उत्पाद विभाग को बंद करने की कल्पित लागत का प्रबंधन का अनुमान। नंबर 2, ALCOA की कास्टिंग कंपनी के संयंत्रों को बंद करने की लागत का अनुमान। नंबर 3, ALCOA क्रेडिट कंपनी के चरणबद्ध बंद होने में नुकसान का अनुमान। नंबर 4, साथ ही कर्टेन वॉल के लिए अनुबंध को पूरा करने से जुड़ी $5.3 मिलियन की अनुमानित लागत। ये सभी सामग्री भविष्य के लाभ और हानि से संबंधित है। ये कहना आसान है कि ये 1970 के नियमित परिचालन परिणामों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यदि ऐसा है तो वे किससे संबंधित हैं? क्या वे इतने असाधारण हैं और अनावर्ती हैं कि कहीं के नहीं हैं? ALCOA जैसा बड़ा संस्थान जो वर्ष भर में $1.5 बिलियन कारोबार करता हो, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे डिवीजन, डिपार्टमेंट और सहयोगी आदि होंगे, तो क्या एक या अधिक का लाभहीन साबित होना और बंद करने की आवश्यकता होना असाधारण के बजाय सामान्य बात नहीं होनी चाहिए? ऐसी ही चीजों के प्रति दीवार बनाने के लिए अनुबंध होते हैं। मान लीजिए ऐसे वक्त किसी कंपनी को अपने कारोबार का कुछ हिस्से में नुकसान हो, तो उनके पास एक बढ़िया विचार ये होता है कि वो इसे विशेष मद में डाल दें और प्राइमरी अर्निंग प्रति शेयर में इस तरह रिपोर्ट करें जिससे वे केवल मुनाफे वाले अनुबंधों और परिचालन को शामिल कर सके। किंग एडवर्ड टप की धूप घड़ी की तरह, जिनमें केवल धूप का काल ही अंकित किया जाता था। पाठकों को यहाँ ALOCA प्रक्रिया के 2 शानदार पहलुओं पर ध्यान देना होगा जिस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला ये कि भविष्य में होने वाले नुकसान के पूर्वानुमान से कंपनी खुद एक पहचान योग्य वर्ष में नुकसान को आवंटित करने की आवश्यकता से बच जाती है। ये 1970 में नहीं था क्योंकि इन्हें वास्तव में उस वर्ष में नहीं लिया गया था, और ये उन वर्षों में नहीं दर्शाया जाएगा जब इन्हें वास्तव में लिया जाएगा क्योंकि ये पहले ही हो चुके हैं। साफ काम, लेकिन क्या वस्तुतः ये थोड़ा भ्रमित करने वाला नहीं है? ALCOA का फुटनोट इन नुकसानों से भविष्य में होने वाली टैक्स बचत के बारे में कुछ नहीं कहता। इस तरह के ज्यादातर अन्य बयानों में विशेष रूप से कर पश्चात प्रभाव का उल्लेख होता है जिसे हटाया गया है। यदि ALCOA के आंकड़े संबंधित टैक्स क्रेडिट के पूर्व भविष्य के नुकसान को दर्शाते हैं, तब न केवल भविष्य की आय इस तरह के प्रभारों के भार से मुक्त रहेगी जो वस्तुतः नुकसान होते हैं, लेकिन इसके बाद इनमें कुछ 50% टैक्स क्रेडिट वृद्धि होगी। ये यकीन करना मुश्किल है कि लेखा बही में इस तरह किया जाएगा, लेकिन ये एक तथ्य है कि कुछ कंपनियां जिन्हें अतीत में बड़ा नुकसान हुआ, वे अपने खिलाफ सामान्य करों को शामिल किए बिना भविष्य की कमाई की रिपोर्ट करने में सक्षम रही। इस तरह वास्तव में एक बहुत अच्छा मुनाफा दिखाई देने लगा जो उनके अतीत के कलंक पर रूप से पर्याप्त विरोधाभासी है। बीते वर्षों में हुए नुकसान के परिणाम स्वरूप टैक्स क्रेडिट हैं, उन्हें आज विशेष मद के तौर पर अलग से दर्शाया जा रहा है, लेकिन वे भावी आंकड़ों में अंतिम शुद्ध आय आंकड़े के हिस्से के रूप में प्रवेश करेंगे। हालांकि भविष्य के नुकसानों के लिए एक रिजर्व तय हो गया है। यदि अनुमानित टैक्स क्रेडिट का शुद्ध आगामी वर्षों में ऐसी कुल अतिरिक्त आय का निर्माण नहीं करता है जिस अन्य चालक तत्व का 1970 के वर्षांत में ALCOA और अनेक अन्य कंपनियों ने उपयोग किया था, वो था चार्ज ऑफ। 1970 के पूर्वार्ध में शेयर बाजार का रूप रक्त स्नान का प्रतीत होता था। उस वर्ष हर किसी ने अधिकांश कंपनियों के लिए तुलनात्मक रूप से खराब परिणामों की उम्मीद की थी। वॉल स्ट्रीट अब 1971, 1972 आदि में बेहतर परिणामों का अनुमान लगा रहा था। तब कितना शानदार इंतजाम किया था
बुरे वर्ष के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा चार्ज ऑफ करना, जो मानसिक रूप से पहले ही राइट ऑफ किया जा चुका था और आभासी रूप से दूर अतीत में जा चुका था। इससे अगले कुछ वर्षों में अच्छे आंकड़ों का रास्ता साफ हो गया। शायद यही अच्छा लेखा, अच्छी कारोबारी योजना और प्रबंधन शेयर धारक संबंधों के लिए अच्छा हो, लेकिन हमेशा की तरह हमारे कुछ संदेह है। व्यापक या शायद बेतहाशा विविधीकरण, परिचालन और घर साफ करने के लालसा के संयोजन से 1970 के अंत में वार्षिक रिपोर्ट्स में कुछ अजीब दिखने वाले फुटनोट्स उत्पन्न हुए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी जो आज भी अज्ञात है, उसके स्पष्टीकरण से पाठक हैरान हो सकते हैं, जिसमें उसके विशेष मदों में औसतन $23,57,000 की राशि या चार्ज ऑफ से पहले आय का लगभग 1/3 हिस्सा था। इसमें स्पॉल्डिंग यूनाइटेड किंगडम का परिचालन बंद करने के प्रावधान, विभाग के पुनः व्यवस्थीकरण व्यय के प्रावधान, बच्चों के बेबी पैंट और बिब बनाने वाली कंपनी की विक्रय लागत, किसी स्पेनिश कार लीजिंग फैसिलिटी में हिस्सेदारी का आंशिक निपटारा, स्की बूट परिचालन का परिसमापन आदि शामिल थे। वर्षों पहले मजबूत कंपनियां अच्छे वर्षों में मुनाफे में से एक आकस्मिक रिजर्व बनाती थीं, जिससे आगामी मंदी के वर्षों में बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। निहित विचार कमोबेश घोषित आय की बराबरी करने और कंपनी के रिकॉर्ड में स्थिरता कारक का सुधार होता था। देखने में मकसद सही लगता है, लेकिन लेखाकारों ने उचित रूप से इस परिपाटी को भ्रामक वास्तविक आय बताते हुए आपत्ति उठाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिवर्ष के परिणाम वैसे ही दर्शाए जाने चाहिए जैसे अच्छे या बुरे वे हैं, तथा शेयर धारकों और विश्लेषकों को अपने लिए एवरेजिंग या समतुल्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अब हम विपरीत घटना देख रहे थे। हर कोई 1970 को भूलकर जितना संभव हो सके उतना चार्ज ऑफ कर रहा था, ताकि 1971 को न केवल स्वच्छ स्लेट के साथ शुरू किया जा सके, बल्कि विशेष रूप से आने वाले वर्षों के लिए भी उसे प्रति शेयर सुखद आंकड़े दिखाने के लिए तैयार किया जा सके। ये वक्त है अपने पहले सवाल पर लौटने का। तो फिर 1970 में ALCOA की वास्तविक आय कितनी थी? इसका सही जवाब होगा डाइल्यूशन, यानी कि विलियन के बाद $5.01 प्रति शेयर। इसमें 82 सेंट के स्पेशल चार्जेस से वो अंश कम होगा जिसे उचित रूप से 1970 से शुरू होना माना जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कितना अंश है, और इसलिए हम समुचित रूप से वर्ष की वास्तविक आय का आकलन नहीं कर सकते। प्रबंधन और ऑडिटर से हमें इस बिंदु पर सर्वोत्तम सलाह मिलनी चाहिए थी, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। और इसके अलावा प्रबंधन और ऑडिटर को इन चार्जों की शेष राशि को आगामी वर्षों की उचित संख्या, मान लीजिए 5 से अधिक नहीं, इसके साधारण आयों में से घटाना चाहिए था। स्पष्ट है कि वे नहीं करते, क्योंकि वे पहले ही इस पूरी राशि का सहज ही 1970 के स्पेशल चार्जेज में निपटारा कर चुके थे। निवेशक प्रति शेयर आय के प्रकाशित आंकड़ों को जितनी गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है कि वे उन लेखांकन कारकों के प्रति भी सजग रहें जो संख्याओं की सही तुलना को खराब कर सकते हैं। हमने ऐसे 3 तरह के कारकों का उल्लेख किया है। स्पेशल चार्जेज का उपयोग, जिन्हें वस्तुतः कभी भी प्रति शेयर आय में नहीं दिखाया जाता। पिछले नुकसानों के कारण सामान्य आयकर कटौती में गिरावट तथा विलयन कारक, जो बड़ी मात्रा में परिवर्तनशील प्रतिभूतियों या वारंट्स की मौजूदगी में अंतर्निहित होता है। चौथी चीज जिसका अतीत में घोषित आय में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा था, वो है मूल्य पतन शोधन की पद्धति, जो मुख्य रूप से स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेटेड शेड्यूल के बीच होता है। यहां हम विवरण देने से बचना चाहेंगे, लेकिन अभी जब हम लिख रहे हैं तब के एक उदाहरण के लिए ट्रॉन कंपनी की 1970 की रिपोर्ट को लेते हैं। इस फर्म ने 1969 में $2.76 के मुकाबले $3.29 की प्रति शेयर आय में लगभग 20% की वृद्धि दर्शाई, लेकिन इनमें से आधा पुराने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट रिटर्न से आया है। इसमें एक्सेलरेटेड पद्धति के उपयोग का आय पर कम बोझ रहा है, जिसका इस्तेमाल पिछले साल हुआ था। कंपनी अपने आयकर रिटर्न में एक्सेलरेटेड दर का उपयोग करना जारी रखेगी ताकि अंतर पर आयकर भुगतान को टाला जा सके। एक और कारक जो कई बार महत्वपूर्ण होता है वो है इस बात का चयन कि अनुसंधान और विकास लागतों को उसी वर्ष चार्ज ऑफ करें जिस वर्ष अवधि में ये वास्तव में होती है, या आने वाले वर्षों में उनका परिशोधन करें। अंत में हम इन्वेंट्री मूल्यांकन की पद्धतियों FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के बीच चयन का उल्लेख करना चाहेंगे। यहाँ एक टिप्पणी काफी आम है कि निवेशक को उन लेखा आंकड़ों पर तब ध्यान नहीं देना चाहिए
जब उनमें शामिल राशि तुलनात्मक रूप से छोटी हो। लेकिन वॉल स्ट्रीट ऐसा करता है, भले ही वे चीजें छोटी हों लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। ALCOA की रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में आने से 2 दिन पहले अखबार ने डाउ केमिकल के संबंधित बयान पर काफी चर्चा की थी। इसका समापन इस कथन से हुआ था कि बहुत से विश्लेषक उस तथ्य से परेशान होने लगे हैं कि डाउ ने 21 सेंट आइटम को 1969 के नियमित मुनाफे में शामिल किया था, बजाय इसके कि इसे असाधारण आय के आइटम के तौर पर माना जाए। तो इतना बतंगड़ क्यों? क्योंकि निसंदेह डाउ केमिकल के मूल्यांकन में शामिल कई मिलियन डॉलर का औसत ठीक उस पर निर्भर प्रतीत होता था जो 1968 से 1969 का लाभ प्रतिशत था। वो इस मामले में 9% या 4.5% था। ये हमें कुछ अजीब लगा। इसकी संभावना बहुत कम है कि 1 वर्षीय परिणामों में शामिल छोटे से अंतर का भविष्य के औसत मुनाफे या ग्रोथ पर तथा संस्थान के रूढ़िवादी वास्तविक मूल्यांकन पर इतना प्रभाव होता होगा। इसके विपरीत एक और विवरण पर विचार करें जो जनवरी 1971 में ही सामने आया था। ये 1970 के लिए नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है। कंपनी राइट ऑफ की योजना बना रही थी बतौर स्पेशल चार्जेज एक ही बार में पूरे $264 मिलियन। इनमें से $200 मिलियन उस नुकसान के संदर्भ में था जो रेल रोड सब्सिडरी की अपने कर्मचारियों को प्रस्तावित बिक्री की भरपाई थी, और शेष हालिया खरीदे शेयरों का राइट ऑफ था। ये राशि डाइल्यूशन ऑफसेट से पहले लगभग $35 प्रति साधारण शेयर के नुकसान या उसके वर्तमान बाजार भाव के 2 गुना थी। यहां हम कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे। यदि सौदे ऐसे ही होते रहे और यदि टैक्स कानूनों में बदलाव नहीं हुआ तो 1970 में हुए इस नुकसान से नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्री को अपने अन्य विविध हितों में बिना इस पर आयकर अदा चुकाए लगभग $400 मिलियन का भावी लाभ 5 वर्षों के भीतर हो सकता है। तो उस संस्थान की वास्तविक आय कितनी होगी? क्या इसकी गणना करने में लगभग 50% आयकर का प्रावधान रखा जाए या नहीं, जिसका हमें वास्तव में भुगतान नहीं करना होगा? हमारी राय में उचित तरीके से गणना करने के लिए पहले पूर्ण आयकर दायित्व के आधार पर सांकेतिक उपार्जन क्षमता पर विचार किया जाए, जिससे इस अनुमान के आधार पर शेयर मूल्य की विस्तृत अवधारणा बनाई जा सके। इसमें कुछ बोनस आंकड़े भी जोड़ने चाहिए। वे उन वैल्यू प्रति शेयर के प्रतिनिधित्व करेंगे जो कंपनी को अहम लेकिन अस्थायी टैक्स छूट का सुख लेने से मिलेंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर डाइल्यूशन की संभावना के बारे में सोचा जाना चाहिए। वास्तव में यदि विशेषाधिकारों का उपयोग करें तो परिवर्तनीय प्रिफर्ड इश्यू और वारंट्स आउटस्टैंडिंग साधारण शेयरों से 2 गुने से भी अधिक होंगे। पाठकों को ये सब भ्रमपूर्ण और उकताने वाला लगता होगा, लेकिन ये हमारी कहानी से संबंधित है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अक्सर चतुराई भरी होती है। प्रतिभूति विश्लेषण जटिल हो सकता है। शेयर मूल्यांकन वस्तुतः विरले ही विश्वसनीय होते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए शायद सबसे अच्छा यही होगा कि सुनिश्चित करें कि वे जो भुगतान कर रहे हैं उसका उन्हें अच्छा मूल्य मिलेगा और तब इसे करें। औसत आय का उपयोग। पुराने समय में विश्लेषक और निवेशक बीते समय की काफी लंबी अवधि अमूमन 7 से 10 वर्ष की औसत आय पर अत्यधिक ध्यान देते थे। ये औसत आंकड़ा कारोबारी चक्रों के सतत उतार चढ़ावों को बाहर करने में उपयोगी हो सकता है, और मान सकते हैं कि इससे मात्र पिछले वर्ष के परिणामों की जगह कंपनी की उपार्जन क्षमता का ज्यादा बेहतर अंदाजा हो सकेगा। ऐसी एवरेजिंग प्रक्रिया का एक और अहम फायदा यह है कि इससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा कि लगभग सभी स्पेशल चार्जेज और क्रेडिट का क्या किया जाए। इन्हें औसत आय में शामिल करना चाहिए। निश्चित ही इनमें से अधिकांश हानि और लाभ कंपनी के परिचालन इतिहास के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम ALCOA में ये करें तो 1961-1970 यानी कि 10 वर्ष के बीच की औसत आय $3.62 और 1964-1970 7 वर्षों में $4.62 प्रति शेयर रहेगी। यदि इन आंकड़ों का उपयोग आय की इसी अवधि के दौरान की ग्रोथ और स्थिरता दरों के साथ किया जाए तो इससे कंपनी के बीते प्रदर्शन की वास्तव में जानकारी से भरी तस्वीर मिल जाएगी। बीती ग्रोथ दर की गणना। ये एक अहम बात है कि कंपनी के रिकॉर्ड में ग्रोथ फैक्टर पर समुचित मात्रा में ध्यान दिया जाए। जब ग्रोथ बहुत बड़ा हो तो हालिया आय 7 या 10 वर्षों के औसत से काफी ज्यादा होगी और विश्लेषक को ये दीर्घावधिक आंकड़े अप्रासंगिक प्रतीत होंगे। ऐसा नहीं है। आय को औसत और नवीनतम आंकड़ों दोनों ही तरह से दिया जा सकता है। हमारा सुझाव है कि ग्रोथ रेट की गणना को बीते 3 वर्षों के औसत को 10 वर्ष पहले के संबंधित आंकड़ों की तुलना के आधार पर करें।
जहां स्पेशल चार्जेज या क्रेडिट की समस्या आए तो इन्हें कुछ समझौतों के आधार पर निपटा दिया जाए। सीयर्स रोबक और DJIA समूह की तुलना में ALCOA की ग्रोथ के लिए निम्नलिखित गणना पर ध्यान दें। टिप्पणी: ये कुछ आंकड़े लंबी चर्चा का विषय हो सकते हैं। वे शायद किसी भी अन्य की तरह जिसे विस्तृत गणितीय पद्धति से निकाला गया है 1958-1970 की लंबी अवधि के लिए कमाई की वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं, परंतु ये आंकड़े ALCOA के मामले में कितने प्रासंगिक थे, इन्हें आमतौर पर साधारण शेयर मूल्यांकन में केंद्रीय माना जाता है। इसकी बीती ग्रोथ शानदार थी। वस्तुतः ये प्रतिष्ठित सीयर्स रोबक से थोड़ा बेहतर और DJIA कंपोजिट से काफी ज्यादा थी, लेकिन 1971 की शुरुआत के बाजार भाव ने इनके शानदार प्रदर्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ALCOA बीते 3 वर्षीय औसत से केवल 11.5 गुना पर बिका, जबकि सीयर्स 27 गुना पर बिका और DJIA खुद 15 गुना पर बिका। ये कैसे घटित हुआ? निसंदेह वॉल स्ट्रीट का इसके बीते रिकॉर्ड के विपरीत ALCOA के उपार्जन के भावी मार्ग को लेकर निराशावादी नजरिया रहा। हैरानी की बात है, ALCOA का उच्च भाव काफी पहले 1959 से था। उस वर्ष ये 116 पर बिका था और इसका उपार्जन 45 गुना था। इसकी तुलना में 1959 में सीयर्स रोबक का समायोजित उच्च भाव 25.5 या इसके उपार्जन से 20 गुना था। यद्यपि ALCOA के मुनाफे ने इसके बाद शानदार ग्रोथ दर्शाई, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि इस मामले में बाजार भाव में भविष्य की संभावनाएं अत्यधिक अधिमूल्यांकित थी। 1970 में ये 1959 के उच्चतम के बिल्कुल आधे पर बंद हुआ, जबकि सीयर्स का भाव तिगुना हुआ और DJIA में लगभग 30% की वृद्धि हुई। ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि ALCOA का पूंजी फंड पर उपार्जन केवल औसत या कम रहा था और यहाँ यही निर्णायक कारक हो सकता है। स्टॉक मार्केट के उच्च गुणकों को केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब कंपनी अपनी औसत से बेहतर लाभकारिता कायम रख सके। इस बिंदु पर हम ALCOA पर पिछले अध्याय में 2 भाग मूल्यांकन प्रक्रिया के सुझाव को लागू करते हैं। इस तरह के नजरिए से पिछला प्रदर्शन मूल्य उत्पन्न किया जा सकता है जो ALCOA के लिए DJIA का 10% या 1970 में DJIA के 840 के बंद भाव की तुलना में $84 प्रति शेयर होता। इस आधार पर अपने 57.25 के भाव पर यह शेयर काफी आकर्षक प्रतीत होता। किसी वरिष्ठ विश्लेषक को पिछले प्रदर्शन मूल्य को उसे दिखाने वाले भावी प्रतिकूल घटनाक्रमों के हिसाब से किस सीमा तक अंकित करना चाहिए था, साफ कहें तो हमें पता नहीं। मान लेते हैं कि उसके पास ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि DJIA की प्रगति की उम्मीद की तुलना में 1971 का उपार्जन $2.50 प्रति शेयर जितना कम रहने वाला है, जो 1970 के आंकड़ों से एक बड़ी गिरावट होगी। शेयर बाजार के इस खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लेने की संभावना बहुत कम है, लेकिन क्या ये वास्तव में एक समय की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका को तुलनात्मक रूप से अलाभकारी संस्थान बना देता है, जिसका मूल्य शेयरों के पीछे की वास्तविक आस्तियों से कम आंका जाए? 1971 मई में भाव 70 के उच्च स्तर पर थे, जो दिसंबर में 55 की बुक वैल्यू पर 36 तक घट गए। ALCOA निश्चित ही बड़े आकार वाली प्रतिनिधि औद्योगिक कंपनी थी, लेकिन हमारा मानना है कि इसका प्राइस एंड अर्निंग इतिहास अधिकांश बड़े संस्थानों से ज्यादा असाधारण बल्कि विरोधाभासी भी था। फिर भी ये उदाहरण कुछ सीमा तक विश्वसनीयता संबंधी हमारे उन संदेहों का समर्थन करता है जो पारंपरिक औद्योगिक कंपनी पर लागू की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिन्हें हमने अपने अंतिम अध्याय में व्यक्त किया है। अध्याय 12 पर टिप्पणी। बो डिडली ने कहा है, आपको कलमधारी जितनी आसानी से चोट पहुंचा सकता है उतना बंदूकधारी नहीं पहुंचा सकता। अंकों का खेल। कंपनियों और उनके लेखाकारों ने मर्यादाओं को जिस सीमा तक ताक पर रखा है उसे देखकर ग्राहम भी हैरान हो गए होते। शेयर विकल्पों से अत्यधिक लाभ लेने के बाद शीर्ष अधिकारियों को एहसास हुआ कि वे केवल कुछ वर्ष अपनी कंपनी के उपार्जन को बढ़ा देने भर से अत्यधिक समृद्ध हो सकते हैं। सैकड़ों कंपनियों ने अकाउंटिंग सिद्धांतों का उल्लंघन किया, अपनी वित्तीय रिपोर्टों को अस्पष्ट बनाकर बुरे परिणामों को दिखावटी जोड़ तोड़ खर्चों या हवा से काल्पनिक उपार्जन का निर्माण करके ढक दिया। चलिए ऐसे ही कुछ घृणित कार्यों को देखते हैं। जैसा कि लेखा धोखाधड़ी में शायद सबसे ज्यादा प्रचलन प्रो फार्मा उपार्जन छलावे का है।
वॉल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत है कि हर बुरे विचार की शुरुआत एक अच्छे विचार से होती है, और प्रो फार्मा उपार्जन प्रस्तुतिकरण इससे अलग नहीं है। इसमें मूल बिंदु रुझान से अल्पकालिक विचलन या कथित रूप से अनावर्ती घटनाओं के लिए समायोजन करके कमाई की दीर्घकालिक वृद्धि की सच्ची तस्वीर प्रदान करना था। जैसे कि किसी प्रो फार्मा प्रेस रिलीज में दिखाया जा सकता है कि किसी कंपनी ने बीते वर्ष में कितनी कमाई की होती यदि किसी हाल ही में अधिग्रहित दूसरी फर्म इन पूरे 12 महीनों में परिवार का हिस्सा रही होती। लेकिन जैसे जैसे शरारती 1990 का दशक आगे बढ़ा, कंपनियां अपने को रोक नहीं सकी। अब जरा प्रो फार्मा के इन बकवास उदाहरणों पर नजर डालें। 30 सितंबर 1999 को समाप्त हुई तिमाही में इन्फोसिस इनकॉर्पोरेशन ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे उन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक लाभांश के तौर पर $159.9 मिलियन का भुगतान नहीं किया हो। 31 अक्टूबर 2001 को समाप्त हुई तिमाही में BEA सिस्टम इनकॉर्पोरेशन ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे उन्होंने अपने कर्मचारियों के स्टॉक ऑप्शन में पे रोल टैक्स के रूप में $193 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। 31 मार्च 2001 को समाप्त तिमाही में JDS यूनिफेस कॉर्पोरेशन ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे कि उन्होंने पे रोल टैक्स में $4 मिलियन का भुगतान, घटिया शेयरों में निवेश से $7 मिलियन की हानि तथा विलियन और साख संबंधित $2.5 बिलियन का चार्ज न झेला हो। संक्षेप में प्रो फार्मा उपार्जन ने कंपनियों को इसमें समर्थ बना दिया कि वे ये दिखा सके कि उन्होंने कितना बुरा प्रदर्शन किया है। वो नहीं होता तो वे कितना बेहतर कर सकती थी। बतौर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप प्रो फार्मा उपार्जन के साथ केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें अनदेखा करें। पहचान की भूख। 2000 में टेलीकम्युनिकेशन दिग्गज क्वेस्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन काफी मजबूत दिख रही थी। उस वर्ष शेयर बाजार के 9% से ज्यादा गिरने के बाद भी इसके शेयर में 5% से भी कम की गिरावट आई थी। लेकिन क्वेस्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक छोटा सा अजीब खुलासा था। 1999 के उत्तरार्ध में क्वेस्ट ने फैसला किया कि वो अपनी फोन बुक के प्रकाशित होते ही अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी से हुई कमाई को स्वीकार करेगा। जैसा कि येलो पेजेस में विज्ञापन देने वाला हर कोई जानता है कि बहुत से कारोबारी इन विज्ञापनों के लिए मासिक किस्तों में भुगतान करते। और लीजिए जादू का मंत्र। इस छोटे से लगते अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव से 1999 की कुल आय में टैक्स पश्चात $240 मिलियन का इजाफा हो गया, जो क्वेस्ट द्वारा उस वर्ष कमाए धन का 5वां हिस्सा था। पानी में डूबे हिमखंड के मात्र शीर्ष की तरह आक्रामक आय स्वीकार्यता अक्सर ऐसे खतरे का संकेत होती है जो गहरे जाकर चक्र रूप में घूमती है, और यही क्वेस्ट के साथ हुआ। 2003 की शुरुआत तक अपनी पिछले वित्तीय विवरणों की पुनः समीक्षा के बाद कंपनी ने घोषणा की कि उन्होंने उपकरण विक्रय पर समय से पहले ही लाभ को स्वीकार कर लिया था, बाहरी सेवा प्रदाताओं की लागत को अनुपयुक्त दर्ज किया था, खर्चों को अनुचित तरीके से ऐसे दर्शाया था जैसे वे पूंजीगत आस्तियां हों, और आस्ती विनिमय का अनावश्यक आकलन किया था जैसे वे बिक्री हों। सभी ने बताया क्वेस्ट की 2000 से 2001 तक की कमाई को $2.2 बिलियन अधिक आंक लिया गया था, जिसमें पिछले अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव के $80 मिलियन भी शामिल थे, जिसे अब वापस ले लिया गया था। पूंजीगत अपराध। 1990 के दशक के अंत में ग्लोबल क्रॉसिंग लिमिटेड की असीम महत्वाकांक्षाएं थी। बरमुडा आधारित कंपनी इसका निर्माण कर रही थी, जिसे फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कहा जा रहा था, जिसमें 1 लाख मील से ज्यादा केबल को बिछाना था। इसमें ज्यादातर समुद्र के नीचे था। दुनिया भर में तार बिछा देने के बाद ग्लोबल क्रॉसिंग ने अन्य टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को अपने केबल के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक चलाने के अधिकार बेचे। 1998 में ही ग्लोबल क्रॉसिंग ने अपने ऑप्टिक वेब के निर्माण में $600 मिलियन से ज्यादा खर्च किए। उस वर्ष निर्माण बजट का लगभग 1/3 हिस्सा राजस्व के लिए कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी सोल्ड नामक व्यय के रूप में दर्शाया गया था। यदि $178 मिलियन का यह खर्च नहीं होता तो ग्लोबल क्रॉसिंग को $82 मिलियन का शुद्ध मुनाफा होता, जिसने $96 बिलियन की शुद्ध हानि रिपोर्ट की थी। अगले वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में ग्लोबल क्रॉसिंग ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की शुरुआत का शुष्क सा फुटनोट डाला। अब कंपनी अधिकांश निर्माण लागत के व्यय को अपने नेटवर्क की विक्रय क्षमता से प्राप्त तात्कालिक राजस्व दिखा रही थी। इसके बजाय इस निर्माण लागत के बड़े हिस्से को परिचालन खर्च नहीं बल्कि
पूंजीगत व्यय माना जा रहा था, जिससे कंपनी की कुल आस्तियों में इजाफा हुआ बजाय इसके कि कुल आय में कमी आए। एक बार जादू की छड़ी घुमाने से ग्लोबल क्रॉसिंग की संपत्ति और उपकरण आस्ती $575 मिलियन तक बढ़ गए, जबकि इसकी विक्रय लागत में केवल $350 मिलियन का इजाफा हुआ, वो भी तब जब कंपनी किसी नशे में धुत नाविक की तरह धन खर्च कर रही थी। पूंजीगत व्यय मैनेजरों के लिए एक अनिवार्य साधन है जिससे वे अच्छे कारोबार को ज्यादा बड़ा और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन लचीले लेखा नियम मैनेजरों को सामान्य परिचालन व्यय का पूंजीगत आस्तियों में बदलाव करके रिपोर्टेड मुनाफे को बढ़ाने की अनुमति देते हैं, जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग का मामला दर्शाता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कोई कंपनी किस तरह और क्यों अपना पूंजीकरण करती है। इन्वेंटिटी की कहानी। बहुत सारे अन्य सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माताओं की तरह माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन की बिक्री में 2000 के बाद गिरावट आ गई। मांग के गोता खाने से माइक्रॉन को इतनी हानि हुई कि उसने अपनी इन्वेंट्री का मूल्य कम करके आंकना आरंभ कर दिया, क्योंकि साफ था कि ग्राहक उन्हें इस भाव पर नहीं खरीदना चाहते थे जो माइक्रॉन मांग रहा था। मई 2001 में समाप्त तिमाही में माइक्रॉन ने अपनी इन्वेंट्री के रिकॉर्डेड मूल्य को $261 मिलियन घटा दिया। अधिकांश निवेशकों ने इस कम करने को केवल सामान्य या परिचालन लागत आवर्ती नहीं बल्कि असाधारण घटना माना। लेकिन देखिए इसके बाद क्या हुआ। माइक्रॉन ने आगामी 6 वित्त तिमाहियों में से हर एक में और इन्वेंट्री राइट डाउन किया। क्या माइक्रॉन का इन्वेंट्री का अवमूल्यन गैर आवर्ती घटना थी या ये दीर्घकालिक अवस्था थी? तार्किक मन की विशेष मामले में अलग सोच हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को गैर आवर्ती लागत को लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए। एनर्जाइजर बनी की तरह जो चलता ही रहता है। पेंशन आयाम। 2001 में एसबीसी कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेशन, जिसकी सिंगुलर वायरलेस, पैक्टेल और सदर्न न्यू इंग्लैंड टेलीफोन में हिस्सेदारी थी, इसने $7.2 बिलियन की कुल आय अर्जित की। कमजोर टेलीकॉम उद्योग के बुरे वर्ष में एक बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन ये लाभ केवल एसबीसी के बिजनेस से नहीं आया था। इसमें से पूरा $1.4 बिलियन कंपनी की शुद्ध आय का 13% एसबीसी के पेंशन प्लान से आया था। क्योंकि एसबीसी का सबसे ज्यादा धन पेंशन प्लान में था, जितना कर्मचारियों के भविष्य संबंधी फायदे के भुगतान के लिए जरूरी माना गया था। इस अंतर को कंपनी वर्तमान आय की तरह ले रही थी। इस अधिशेष का एकमात्र कारण था 2001 में एसबीसी ने अपने पेंशन प्लान निवेश से अपेक्षित आय के रिटर्न दर को 8.5% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया, जिससे वो धनराशि कम हो गई जिसे उन्हें आज अलग से रखना आवश्यक था। एसबीसी ने अपनी नई स्वप्निल अपेक्षाओं का खुलासा ये कहते हुए किया कि 2001 में समाप्त सभी 3 वर्षों के लिए हमारा वास्तविक 10 वर्षीय रिटर्न 10% से अधिक रहा है। दूसरे शब्दों में, हमारा पिछला रिटर्न इतना ज्यादा है तो मान सकते हैं कि भविष्य का रिटर्न भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये न केवल तर्क की सबसे बुनियादी जांच में विफल हो गया, बल्कि साफ तथ्य ये था कि ब्याज दरें लगभग रिकॉर्ड न्यून तक गिर रही थी, जिसमें पेंशन पोर्टफोलियो के बॉन्ड भाग के भावी रिटर्न निराशाजनक थे। उसी वर्ष वॉरेन बफे के बर्कशायर हैथवे ने अपनी पेंशन आस्तियों में अपेक्षित रिटर्न दर को 8.3% से घटाकर 6.5% कर दिया। क्या एसबीसी के इस अनुमान में सच्चाई थी कि उसके पेंशन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे महान निवेशक से बेहतर परिणाम दे सकते हैं? शायद नहीं। 2001 में बर्कशायर हैथवे के पेंशन फंड में 9.8% का मुनाफा हुआ, लेकिन एसबीसी के फंड में 6.9% का नुकसान हुआ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए कुछ त्वरित विचार। क्या शुद्ध पेंशन लाभ कंपनी की शुद्ध आय से 5% ज्यादा है? यदि ऐसा है तो क्या आप कंपनी की अन्य आय से सहज हैं? यदि ये पेंशन लाभ आगामी वर्षों में लुप्त हो जाए, क्या योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित दीर्घावधिक रिटर्न दर उचित है? जैसा कि 2003 में हुआ, 6.5 से ऊपर की हर चीज संदिग्ध थी, जबकि बढ़ता भाव पूर्णतः भ्रम था। सावधान निवेशक। निम्न संकेतों की मदद से आप ऐसे शेयर खरीदने से बच सकते हैं जो बाद में अकाउंटिंग टाइम बॉम्ब साबित हों। उल्टा पढ़ें। किसी भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का अनुसंधान करते हुए इसे अंतिम पृष्ठ से पढ़ना आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ते हुए पहले पृष्ठ तक आएं। कंपनी जो भी आपको बताना नहीं चाहती वो पीछे ही दफन रहता है, जिस कारण आपको सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। नोट्स पढ़ें। कोई भी शेयर तब तक ना खरीदें जब तक वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के फुटनोट्स ना पढ़ लें।
इन्हें आमतौर पर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के तहत दिया जाता है। ये वो मुख्य नोट है जो बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड इन्वेंट्री को कैसा मानती है, अपनी किस्तों और अनुबंध विक्रय के साथ कैसा व्यवहार करती है, अपनी विपणन लागत को कैसे खर्च करती है और अपने कारोबार के शेष मुख्य पहलुओं पर कितनी निर्भर है। अन्य फुटनोट्स में ऋण स्टॉक ऑप्शन, ग्राहकों को उधार, हानि के लिए संचय, अन्य जोखिम कारकों को देखें जिनसे बड़ी उपार्जन कटौती संभव हो। वे अन्य चीजें जिनसे आपके कान खड़े होने चाहिए वे तकनीकी शब्द हैं, जैसे पूंजीकरण, विलंबित और पुनर्गठन, और वे साधारण शब्द जो संकेत करते हों कि कंपनी अपने लेखा कार्य में कांट छांट कर रही है, जैसे शुरुआत, बदलाव तथा फिर भी। इनमें से किसी भी शब्द का यह अर्थ नहीं कि आप वे शेयर ना खरीदें, लेकिन इसका बस यही अर्थ है कि आपको इसकी और अधिक जांच करनी चाहिए। आपको वित्तीय विवरण में दिए फुटनोट्स की कम से कम किसी एक सबसे निकटस्थ प्रतिस्पर्धी फर्म से तुलना अवश्य करनी चाहिए, जिससे देख सकें कि आपकी कंपनी के लेखाकार कितने आक्रामक हैं। खूब पढ़ें। अगर आप उद्यमशील निवेशक हैं और अपने पोर्टफोलियो को काफी कम समय और ऊर्जा देना चाहते हैं, तो आपके लिए वित्तीय रिपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। केवल यही एक तरीका है जिससे आप बदलते उपार्जन बयानों के भ्रम से होने वाली बाधाओं को न्यूनतम कर सकते हैं। समायोचित और विशिष्ट उदाहरणों से भरी 3 ठोस पुस्तकों में शामिल हैं मार्टिन फ्रिट्सन और फर्नांडो अल्वारेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चार्ल्स मलफोर्ड और यूजिन चॉम्स्की की द फाइनेंशियल नंबर्स गेम तथा हॉवर्ड शिलिट की फाइनेंशियल शनैनिगन्स।